एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का सदिश निरूपण हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि कूलाम का नियम क्या बात करता है, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटीज है। बल क्या है? एक सदिश राशि है, जिसके कारण हम इसका सदिश निरूपण करेंगे, यानी सदिश फॉर्म में इसके क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। एक मैंने पीछे लेक्चर लिया हुआ है, जिसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण टॉपिक के बारे में। बात करते हैं कूलाम का सदिश निरूपण, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटिंग ऑफ लॉ। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटिंग ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके लिए हम क्या करते हैं, निर्वात के अंदर दो पॉइंट चार्ज लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं। ठीक है, देखो ये मान लीजिए कोई मूल बिंदु है ओ। ठीक है, ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु से हम क्या लेते हैं, एक Q1 आवेश लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं Q1। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q1, और इसी दूरी पर यहां पे एक क्या लेते हैं, Q2 चार्ज। ठीक है, ये हमने दो पॉइंट चार्ज ले लिए, एक को नाम दे दिया Q1 और एक चार्ज को नाम दे दिया, बिंदु आवेश को नाम दे दिया Q2। ठीक है, अब यहां से इस Q1 के लिए जो स्थिति सदिश रहेगा वो क्या रहेगा, R1 वेक्टर। ठीक है, और Q2 के लिए स्थिति सदिश क्या रहेगा, R2 वेक्टर। अब देखो यहां पे हम बात करें, जो इनके मध्य जो लगने वाला फोर्स है Q1 और Q2 पर, ये दोनों चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। अगर ये दोनों चार्ज है वो क्या करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, विपरीत आवेश क्या है, सजात विजातीय आवेश है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए जो Q1 है, Q1 चार्ज पर Q2 बल लगाएगा। ठीक है, वो किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में। ठीक है, Q1 चार्ज पर Q2 द्वारा लगने वाला फोर्स, उसे हम क्या बोलेंगे, F12 वेक्टर। ठीक है, ये क्या लगा दिया हमने, Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल। अब इसी प्रकार जो Q2 है, इस पर कौन बल लगाएगा, Q1, तो वो किस प्रकार बल लगाएगा, F21 इस दिशा में। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिराइव लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने निर्वात में स्थित जो Q1 और Q2 चार्ज लिए हैं, स्थित दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के स्थिति सदिश क्या मानिए हमने, R1 और R2 वेक्टर। ठीक है, स्थिति सदिश हमने क्या मानिए, क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर, ये हमने दो सदिश मान लिए। अब देखो यहां पे इन दोनों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी बात करते हैं R21 वेक्टर, इसके बारे में, यानी कि Q1 आवेश के कारण, या फिर बोल सकते हैं Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आवेश Q1 के सापेक्ष। ठीक है, जो चार्ज अपना Q1 पॉइंट चार्ज है, Q1 के सापेक्ष Q2 का
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ठीक है। Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, इसे हम किसे व्यक्त करते हैं, R21 वेक्टर से, ठीक है। वो कितना रहेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। वो क्या रहेगा अपने पास यहाँ पे, R2 वेक्टर बराबर क्या रहेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब जो ये सदिश है उसको हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, मापांक के अंदर लिखते हैं, R21 वेक्टर बराबर इसका जो परिणाम का जो मॉडुलस है, परिमाण मैग्नीट्यूड, उसकी फॉर्म में लिखते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर का मापांक बोले तो परिणाम, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसके Q2 को के सापेक्ष Q1 की स्थिति निकाल सकते हैं, वो हम आगे निकालेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करें, अब बात करते हैं Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में, बोले तो F21 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, यहां पे इसका क्या लेते हैं, मॉडुलस, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं जो आवेश Q1 है, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला विद्युत बल, ठीक है। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, F21 वेक्टर से, ठीक है। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, F21 वेक्टर से, F21 वेक्टर पर। अब देखो यहां पे बात करते हैं F21 वेक्टर के बारे में। दो चार्ज अगर दो स्थिर पॉइंट चार्ज है उसके मध्य क्या लगता है, कूलाम बल। इसका मैंने वीडियो पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे मैंने जो कूलाम का नियम है उसका फुल डेरिवेशन करके दिखाया है, ठीक है। अब वहां पे वो डेरिवेशन कितना आया था, यहाँ पे कूलाम बल का फोर्स बराबर कितना आया था, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, ठीक है। वहां पे ये आया था, यहाँ पे Q1 चार्ज सेम इस प्रकार लिए थे। अब देखो यहाँ पे जो K की वैल्यू वो कितनी हो जाती है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब देखो वहां पे बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, वेक्टर फॉर्म लिया है, ठीक है, F21 वेक्टर। तो यहाँ पे सेम कूलाम के नियम से क्या रहेगा, यहां पे लिख देता हूं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। अब देखो यहां पे F21 वेक्टर, तो यहां पे क्या रहेगा, K अपने चार्ज कितना लिया है, Q1 Q2 अपॉन क्या रहेगा, मॉडुलस R21 वेक्टर का क्या, स्क्वायर, यानी जो इन दोनों के बीच की दूरी है उनका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या आएगा, R21 का केप, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे इकाई सदिश है, ठीक है। अब देखो यहां पे बात करें आगे, K का वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अपने पास चार्ज क्या है, Q1 Q2 अपॉन ये क्या है, यहाँ पे R21 का क्या, स्क्वायर। तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको एक बार से एज इट इज रखते हैं, Q1 का स्क्वायर। अब देखो R केप की इकाई सदिश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो R केप का 21 इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21 का वेक्टर, ठीक है, अपॉन मॉडुलस R21 का परिमाण, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इकाई सदिश। अब देखो यहां पे इस फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R21 वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, आधार सेम है तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहां पे टोटल क्या आएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा R21 वेक्टर की कितनी हो जाएगी, घात 3। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, इनटू में एक क्या बच गया अपने पास, R21 वेक्टर। ठीक है, अब इसकी जो फाइनल पोजीशन क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। फाइनल रिजल्ट कितना रहेगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट, ये कितना आएगा, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर कितना है अपने पास, Q1 Q2 अपॉन के भी लगा देते हैं। ठीक है, यहां से के 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमने क्या लिख दिया, के Q1 Q2 अपॉन R21 की क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां से हमने इसको क्या लिखा था, R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यहां पे जो F21 फाइनल कितना आया अपने पास, के Q1 Q2 अपॉन R21 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर का क्या हो गया, क्यूब, और अपने पास ये कितना आ गया इंटू में R2 वेक्टर माइनस R1 का, ठीक है, R1 का वेक्टर, ये अपने पास क्या आ गया F21। ठीक है, इस पे वेक्टर है, ये अपने पास क्या आ गया, Q1 आवेश के कारण, जो Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो बल लगाता है, Q1 आवेश वो Q2 पर जो फोर्स लगाता है वो कितना हो गया, F21 वेक्टर। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम F12 निकाल लेंगे, यानी आवेश Q2 द्वारा Q1 पर जो फोर्स लगता है यानी F12 निकालेंगे। ठीक है, बात करते हैं यानी Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण यानी Q2 आवेश के कारण Q1 पर, Q1 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, अब देखो यहां पे Q2 द्वारा Q1 पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, F12 वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास क्या गया, F12 वेक्टर। ठीक है, यहां पे कूलाम के नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बट्टा मॉडुलस। अब देखो यहां पे 1 2 है तो यहां पे क्या आएगा, R12 का मापांक का स्क्वायर, क्योंकि जो इनके बीच की दूरी है वो क्या रहेगी, उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, R12। अब यहां पे देखो सेम उसी प्रकार जहां पे हमने आवेश Q2 के कारण, जो Q2 के कारण के सापेक्ष Q1 की क्या रहेंगे, स्थिति सदिश, उसको हम क्या लिखेंगे, R12 को हम क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का। ठीक है, अब यहां पे हम इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस। ठीक है, मापांक परिणाम ले लेते हैं सेम उसी प्रकार जिसे हमने Q1 के सापेक्ष निकाला था। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, इंटू R12 का केब। ठीक है, अब यहां पे देखो के की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पे इंटू में क्या है, Q1 Q2 अपॉन यहां पे क्या है, R12 का वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये इकाई सदिश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 केप को क्या लिख सकते हैं, R12 का वेक्टर अपॉन इसका मापांक, या वो या बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, परिणाम। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, R12 केप को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, R12 का वेक्टर अपॉन इसका मापांक।
ठीक है, अब यहां पे सेम उसी प्रकार ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पे घात कितनी आ जाएगी, ये 3, और इंटू में क्या बच जाएगा, R12। ठीक है, अब देखो यहां पे R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2। ठीक है, वो लिखते हैं, यहां पे फाइनल लिखते हैं, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वापस क्या लिख देते हैं, के, और ये क्या अपने पास आ गया, के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की घात 3 इंटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इंटू में। ठीक है, अब देखो यहां पे ये दोनों आवेश वो क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहां पे हम एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, RF12 के द्वारा। ठीक है, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो R के यानी जो R12 है तथा R21 केप है, वो क्या है, परस्पर विपरीत इकाई सदिश है। वो क्या है, परस्पर विपरीत इकाई सदिश है। ठीक है, जो R12 के और R21 के क्या परस्पर विपरीत इकाई सदिश है, तो हम यहां से हम बोल सकते हैं कि जो F21 वेक्टर है, ठीक है, वो इसके विपरीत यानी -F12 यानी जो न्यूटन का थर्ड नियम है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सेम उसी प्रकार क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, यानी जो विपरीत इकाई के इकाई सदिश है। और यहां पे हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, जो कार्यरत बल है, जो कार्यरत बल है वो क्या रहता है, इन दोनों के अनुदिश, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं जो विद्युत बल है, बोले तो क्या बोल सकते हैं, विद्युत बल है वो क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, बोले तो क्या है, केंद्रीय बल है, वो भी लिखते हैं। ठीक है, जो कार्यरत बल है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, के अनुदिश होता है। ठीक है, जो आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश में क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो विद्युत बल है, बोले तो स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कूलाम के नियम के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कूलाम के नियम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, उन बिंदुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। कूलाम बल है, जो कूलाम फोर्स है, वो क्या होता है, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगता है। स्थिर बिंदु का मतलब अर्थ है कि जो पॉइंट है वो क्या होने चाहिए, स्थिर। अगर ये दोनों आवेश है वो क्या रहेंगे, अगर मोशन में रहेंगे तो उनमें विद्युत बल के साथ साथ एक चुंबकीय बल भी लगेगा, क्योंकि वो दोनों चार्ज किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। तो इसलिए कूलाम के नियम की एक शर्त क्या है, दोनों आवेश वो क्या होने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट लिखते हैं। बात करते हैं जो कूलाम है, कूलाम के नियम के लिए आवेश जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, स्थिर व बिंदुवत
होना चाहिए। ठीक है, जो चार्ज वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मोशन में रहेंगे तो उसके अंदर विद्युत बल के साथ साथ एक चुंबकीय बल भी कार्य करेगा, वो मैंने बता दिया आपको। और क्या होना चाहिए, जो उन दोनों चार्जेस है उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, एक फर्मी से कम नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है एक फर्मी में कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, इसका कारण भी बताता हूं। क्या 10 की पावर 15 मीटर की कोटि कोटि या इससे कम दूरी के लिए, 10 की पावर 15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरी के लिए दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लागू नहीं होगा। देखो मैंने बोला कि 10 की पावर 15 माइनस 15 मीटर की कोटि बोले तो एक फर्मी की कोटि से कम दूरी के लिए यह कूलाम बल लागू नहीं होगा। ये किस लिए नहीं होगा, क्योंकि दो जो नाभिक है उनके बीच की दूरी कितनी हो सकती है, मिनिमम 10 की पावर माइनस 15 कोटि से अगर कम होगी तो उनके मध्य क्या लगेगा, नाभिकीय फोर्स लगेगा। ठीक है, नाभिकीय फोर्स लगेगा, तो वहां पे हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि वहां पे केवल क्या लगेगा, कूलाम बल। तो यहां पे इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, नाभिकीय बल। तब इनके मध्य नाभिकीय बल की उपस्थिति होती है, ठीक है, तब इनके मध्य क्या होता है, नाभिकीय फोर्स वो क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट है कि जो कूलाम का नियम है वो क्या आता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या करता है, अनुपालना करता है, वो भी लिखते हैं। जो कूलाम है, कूलाम फोर्स, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। ठीक है, अगर यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है तो वह क्या रहेगा, डेफिनेटली संरक्षिबल रहेगा। कूलाम का नियम क्या रहेगा, कूलाम बल संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, बल है बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। और क्या करता है, इसकी जो दूरी है दो आवेशों की मिनिमम दूरी की इससे ज्यादा होनी चाहिए, 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और क्या होता है, उन दोनों आवेश क्या रहने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। अब देखो, अब एक प्यारा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, हम कूलाम नियम से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, समान आवेश सेम चार्ज वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन बल से क्या करते हैं, दोनों धनायन है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और अब इन दोनों के मध्य की दूरी बता देते हैं। दूरी कितनी बताते हैं, इन जबकि इनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम की है। ठीक है, दूरी है 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी है। प्रत्येक
आयन की, प्रत्येक आयन में समान सामान्य अवस्था में, ठीक है, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बात करते हैं। समान अवस्था में, अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप पहले करने का प्रयास करिए, उसके बाद में हम करते हैं, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करो, करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समान आवेशों के दो धन आयन है, ठीक है, दो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक इधर है और एक क्या है, इधर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो धनावन परस्पर क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। कितने न्यूटन बल से, 3.7 इंटू 10⁻⁻ का 9 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है अपने को, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 एंगस्ट्रॉम। अब अपने को क्या है, इसकी सामान्य अवस्था में तुलना में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इस पे चार्ज क्यू की वैल्यू अपने को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आवेश है वो कितने चार्ज के, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अपने को दोनों चार्ज क्या है, समान है। तो यहां से अपने को एक चार्ज क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो निकालते हैं, देखो यहां पे अपने को क्या रखा है, एक तो दूरी दे रखी है, रेडियस दे रखी है अपने को, सॉरी रेडियस क्या, दूरी दे रखी है। दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब यहां पे कूलॉम का नियम क्या बोलता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अपने पास आर दे रखी है, इन दोनों के मध्य फोर्स दे रखा है, और अपने को चार्ज ज्ञात करना है। इन दोनों आवेश अपने को समान दे रखे हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो Q1 है और यहां पे हम बोलते हैं Q1 और Q2, तो यहां पे अपने को क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं Q1 बराबर क्या है, Q2 है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्यू की कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्यू बराबर कितना हो गया, सीधा बताओ यहां पे क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे एफ इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, के, और इसका क्या हो गया, अंडर रूट, ठीक है। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, पहले यहां पे सीधी इसकी वैल्यू लिखते हैं। अपने को एफ कितना दे रखा है, एफ कहां पे है, ये रहा, ये अपने को कितना देगा, 3.7 इंटू 10⁻⁹ बराबर के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹, इसकी क्या होती है, के की वैल्यू होती है। अब देखो यहां पे के की वैल्यू लिख ली अपने, और चार्ज अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, क्यू स्क्वायर अपॉन, और यहां पे आर कितने दे रखी है अपने को, ये 5 इंटू 10⁻⁻10, इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां पे हम इसको इसके मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और इसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा, 3.5 अपॉन 2, कितना आएगा, 4, 5, यहां पे कितना आएगा, इसको पहले लिख देते हैं, 25 इंटू 4, 3.5, ठीक है, 3.5, 3.7 इंटू 10⁻⁻38, यहां पे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पे अपने पास फाइनल क्यू बराबर कितना आया, अंडर रूट 25 इंटू 3.7 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻38, ठीक है। ये अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू आई, ठीक है। अब यहां पे इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहां पे ये 25 का यहां पे क्या आ जाएगा, 5, क्यू बराबर कितना आ गया, 5, 9 का कितना आएगा, 3, और यहां पे 3.7 को
करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 38 कम हो जाएगा तो ये कितना आएगा 1.95 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 19। अब इसको यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू बराबर कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 149.6 अपॉन 3, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 9.6 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो यहाँ पे क्योंकि चार्ज कितना आएगा, अब इसमें इसका भाग दो, ये कितनी बार जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये अपने पास कितना आ गया इसका चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज है यानी जो पॉजिटिव चार्ज वो कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम का जो चार्ज है वो यहाँ पे प्रत्येक चार्ज पे क्या है उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास चार्ज का पता चल गया और अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान का पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी निकालने का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर क्या है NE। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो उस फैक्टर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्यू की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन पे अपने को पता है चार्ज कितना होता है, तो बात करते हैं। यहाँ पे N क्या है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी आएगी वो बताएगी। यहां से N बराबर क्या हो गया Q अपॉन E। अब देखो यहां पे आगे सोल्व करने पर मेरे पास चार्ज कितना आ गया 3.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया माइनस का 19 कूलम। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ये अपने में एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज वो भी लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, अब यहां से अपने को इसकी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये कट जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 19 और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 16 दूनी 32, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी कमी रहेगी। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।